ए डिविएशन प्रिज्म और रिफ्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। डिविएशन हम कहीं भी डिस्कस कर सकते थे। हम डिविएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म पढ़ेंगे, ये अलग बात। डिविएशन क्या है? अगर मैं अगर मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा होता, अगर मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा होता तो वहां भी डिविएशन आ जाता। मानो ये दो मिरर है, एक लाइट इंसिडेंट हुई, इसने सरफेस के साथ एंगल बनाया 60 डिग्री, नॉर्मल के साथ एंगल होगा 30 डिग्री, और ये रिफ्लेक्ट हो जाती। ये नॉर्मल के साथ एंगल होता 30 डिग्री। सुनिए जरा, अगर मिरर ना होता तो ये लाइट ऐसे जाती, ये एंगल 60, ये एंगल 90, ये एंगल कितना होगा? 30। ये एंगल 60 है, सुनिए जरा, ये 60 है, ये 90, ये कितना होता? क्योंकि ये पूरा 180 है। ये अगर 30 है, ये पूरा 90 है, ये एंगल कितना होता? 60। अच्छा, अब ये कितना डिविएट हुई है लाइट? लाइट जाती कैसे? इस तरह से, और गई कैसे? इस तरह से। इसके बीच में जो एंगल है, हम बोलेंगे ये डिविएशन है, डिविएशन एंगल। ये लाइट ऐसे जाती, पर गई कैसे? ऐसे। अच्छा, ये एंगल 60 है और ये एंगल 60 होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये 30 है, तो ये 60 है। कितना है डिविएशन यहाँ पर? 120। तो डिविएशन आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइट को कैसे जाना चाहिए था और वो कैसे गई है, उसके बीच का एंगल या एंगल ऑफ डिविएशन। हिमांशु, क्लास यहां हो रहा है। लाइट को कैसे जाना चाहिए था और लाइट कैसे गई है, उसके बीच का एंगल या एंगल ऑफ डिविएशन। हम डिविएशन पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। ना प्रिज्म की अगर बात करूं, कुछ चीजों का आंसर हमें नहीं पता होता है। मैं इस ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा, इसका वेट डब्ल्यू इक्वल टू एमजी होगा, ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी, कितना कुछ ग्राफ व्राफ सब बना दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे यही पूछ देंगे कि अर्थ इसको नीचे क्यों खींचे, तो मैं फैल जाऊं। इसका जवाब कोई नहीं देगा, किसी को नहीं पता। ऐसे ही हमें ये नहीं पता था, ऐसे ही हमें ये नहीं पता था कि जब लाइट प्रिज्म से पास होती, और हमने देखा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहां लाइट इंसिडेंट हुई और यहां से लाइट बाहर आ रही है, इसको मैं बोलूं इमर्जिंग सरफेस। इन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल है, इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या क्या बुला रहा हूं मैं, ए है ये। और हमने देखा कि जब भी प्रिज्म से लाइट पास होती है, इट ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू बेंड टुवर्ड द बेस ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म के ऑपोजिट वाला फेस, याद रखना, एक न्यूमेरिकल में फंसाऊंगा। एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा, उसका जो ऑपोजिट फेस होगा वही हमेशा बेस ऑफ प्रिज्म होगा। इट हैज ऑलवेज टेंडेंसी टू बेंड टुवर्ड द बेस ऑफ प्रिज्म, जब भी ऐसा होगा। हमने, जब हमें समझ नहीं आया तो हमने इसको लॉ बना दिया, रूल बना दिया। वेन एवर लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड द बेस ऑफ प्रिज्म। देखो पहला वाला, ये कौन सा लाइट है? इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड है। पी क्यू इंसिडेंट है, क्यू आर रिफ्रैक्टेड है, आर एस इमरजेंट है। रिफ्रैक्टेड भी बेस की तरफ मुड़ी है और इमरजेंट भी बेस की तरफ मुड़ी। बाद में इसका कारण हमें समझ आने लगा, हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आने लगे। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी हमने क्या कहा? लॉ, एक बात ऐसे समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मानो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री।
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? ये एंगल, ये इंसिडेंट है आई, ये नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 30 डिग्री। अच्छा ना, ए रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाऊं मैं? ये इधर आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 होगा, ये बात पक्की है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये सही है कि गलत है? ये अगर इस साइड से आ रही है, इसकी जस्ट ऑपोजिट साइड से बैक करेगी, ये अलग प्लेन हो गया। इसलिए हमने क्या कहा था? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अच्छा, आप पूछ रहे थे कि सेम प्लेन में क्यों बैक करेगी? ऐसे आई है, ये 30 डिग्री चली जाती, तो फिर हमारे पास कोई जवाब। कुछ भी लीजिए आप, सेम प्लेन में ही रिफ्लेक्शन होगा। कुछ जगह हमें मानना पड़ता है कि यही बिहेवियर है, और हम बोल देते वो लॉ, यूनिवर्स में यही घटेगा। वैसे हमने मान लिया है, वैसे हमने इसको लॉ मान लिया कि जब भी लाइट प्रिज्म से पास होगी, इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। ये घटना घटेगी घटेगी। अब फिर हमारी जैसे जैसे समझ में विस्तार होता गया, हमने कुछ एंगल्स, कुछ कैलकुलेशंस, कुछ फॉर्मुलास बना लिए हमारे मन की संतुष्टि के लिए कि ऐसा ऐसा घटता हो। डिविएशन क्या सिर्फ प्रिज्म का टॉपिक है? डिविएशन एक नॉर्मल टॉपिक है कि लाइट कैसे जानी चाहिए थी और कैसे गई है। हम डिविएशन किस पर्सपेक्टिव में टेक्निकली पढ़ेंगे? सिर्फ प्रिज्म के पर्सपेक्टिव। प्रिज्म में दो सरफेस कंसीडर किए जाएंगे, एक होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक होगा, और जो बाकी वाला सरफेस उसको बोलेंगे बेस ऑफ प्रिज्म। और दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग और इमर्जिंग के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। डिविएशन, डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू, डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू प्रिज्म। ए बी सी, नॉर्मल सरफेस पे बनता है कि लाइट के लिए बनता है? अजीत, नॉर्मल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा? अनपढ़, अनपढ़। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर प्रिज्म का सरफेस ना होता तो लाइट कैसे जाती? और अब लाइट गई कैसे? ये क्या डिविएशन ना, ये डिविएशन 1। और लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको मैं बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिंग एंगल R1। चलेगा? नहीं समझ आएगा? लाइट लाइट ऐसे जाती, ऐसे गई है, ये एंगल है डिविएशन 1। अब समझ आया? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये रिफ्रैक्टिव एंगल R1। रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो समझे क्या? मैं क्या लिख सकता हूं? एट ए बी सरफेस, एट ए बी सरफेस I किसके बराबर होगा? Δ1 प्लस R1। हाँ या ना? ये बात समझ आई बेटा? ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना? I किसके बराबर होगा? Δ1 प्लस R1। समझा क्या? बुझ गए? अच्छा, फिर यहां क्या बनाएंगे? नॉर्मल, सरफेस पे नॉर्मल। ये लाइट कैसे जानी चाहिए थी? जाएगी कैसे? बेंड अवे फ्रॉम, बेंड अवे फ्रॉम। अच्छा, इसको मैं बोल रहा हूं एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक। अब एक स्टूडेंट बोल रहा है
आप थोड़े बायस्ड। पूछा कैसे? जब भी रे डायग्राम बना रहे हैं, इसके पहले प्रिज्म पढ़ाते वक्त खाली लाइट यहीं से फेंकते, मैं यहां से लाइट फेंकूं, ठीक, तो इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखूं। मैं बोला नहीं, तू एंगल ऑफ इंसिडेंस ही मान, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, बस मुझे इसको ई से लिखने दे, है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई इक्वल्स टू डेल्टा वन प्लस आर वन, डेल्टा वन प्लस आर वन। ये लाइट अगर अगर ये सरफेस ना होता तो लाइट ऐसे जाती, पर गई कैसे? ऐसे। तो डिविएशन कितना हो, ये एंगल। अब सुनिए ना जरा, उस स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, एक काम करिए, यहां मिरर रख दे, मिरर, मिरर से लाइट टकरा के उसी रास्ते से वापस जाएगी जिस रास्ते से आई है, जरा सा भी इधर उधर नहीं करेगी। इन दैट केस अगर लाइट ऐसे वापस जाती है तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बस मैं इसको ई से लिख रहा हूं, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया इमर्जेंट रे। हाँ, सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, लाइट वापस आ जाएगी। ये मिरर रखा है मैंने, ये इमर्जेंट रे थी, इमर्जेंट रे ऐसे आ रही थी, उसके परपेंडिकुलर मैंने मिरर रख दी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? जीरो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? जीरो। लाइट उसी रास्ते से वापस आ गई। अच्छा, उसकी तसल्ली के लिए मैं उसको क्या बोल रहा हूं, अब ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इमरजेंस उसके लिए, एंगल ऑफ इमरजेंस ये तेरा ई है और मेरा आई है। अगर मेरा आई तेरा ई हो सकता है तो तेरा मेरा ई तेरा आई भी हो सकता है। वो कहता है मतलब जो इंसिडेंस है आप उसको इमरजेंस मान सकते हैं, और जो इमरजेंस है आप उसको इंसिडेंस मान सकते हैं, इंटरचेंजेबल है। नहीं 90 डिग्री, अगर ये रखने पे है तो ये बात वैलिड हो रही है ना, ये बात सब समय वैलिड है। ये बात समझे क्या? अरे आप किधर से देख रहे हैं? इधर से देख रहे हैं तो ये इंसिडेंस है, ये इमरजेंस है। इधर से देखेंगे तो ये इंसिडेंस हो जाएगा, इमरजेंस हो जाएगा। लेटर्स पे मत जाइए, लेटर्स पे मत जाइए, ये आई और ई पे मत जाइए। लाइट का सोर्स आप कुछ नहीं बदलेंगे बड़े भाई, कुछ नहीं बदलेंगे, यहीं पे सोर्स है। हाँ एग्जैक्टली, ये लाइट ऐसे गई है तो अब यहाँ मिरर रख दो, ये लाइट एग्जैक्टली यहीं आके मिल जाएगी। अरे इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कोई एक रे मिरर में जाके आपके पास सीधी आ जाए। राइट, ये आप समझे? ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर क्लास 6 7 में बच्चों को पढ़ा करना चाहिए। प्रकाश, अब सुनिए 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 सुनिए, अगर ये लाइट इधर बैक करती इस तरफ से तो ये सरफेस ना होने पे लाइट कैसे जाती? ऐसे ना, पर गई कैसे? ऐसे। तो ये भी एक डिविएशन है, और इस डिविएशन को मैं बोल रहा हूं डेल्टा टू। उस जैसे मैंने इस सरफेस के लिए किया है उसके लिए मैं ऐसे कर रहा हूं। अच्छा, और इसको क्या बोलूंगा मैं? आर टू। हाँ बोलो। अगर ये ऐसे लाइट आती तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डिविएशन, ये लाइट ऐसे जाती, ऐसे गई है, ये क्या हुआ? डिविएशन। और नॉर्मल के साथ जो इसने एंगल बनाया ये रिफ्रैक्शन, ये आर वन, ये आर टू, ये डेल्टा वन, ये डेल्टा टू। चलेगा? अच्छा, हमें कौन सा डिविएशन पढ़ना है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में जो एंगल ऑफ डिविएशन है, हमें ये एंगल पढ़ना है। अरे ये तो सरफेस की बातें थी, अगर पूरा का पूरा प्रिज्म ही ना होता तो ये लाइट ऐसे चली जाती, और प्रिज्म की वजह से लाइट कैसे गई? ऐसे। व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन? व्हेन लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, द एंगल प्रोड्यूस्ड between incident ray and emergent ray. When light passes through a prism, the angle produced between incident ray and emergent. अच्छा, इंसिडेंट रे को मैंने सामने खींचा है ना, और इमर्जेंट रे को मैंने पीछे खींचा है, तो क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूस बैकवर्ड। देख सकते हैं, देखिए एंगल ऑफ डिविएशन। हाँ ऑब्वियसली,
नहीं, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन इज द एंगल प्रोड्यूस्ड, नहीं, हाँ आज वो नहीं है, क्या बात है पता अजीब बात है। Hey, angle of deviation is the angle produced between incident ray, incident ray produced forward and emergent ray, शांत रहिए, and emergent ray produced backward. कब कब कब? When light, हाँ, when light passes through a, या आप ऐसे लिख सकते हैं, when light passes through a prism, the angle produced between incident ray produced forward and emergent ray produced backward. एट बीसी सरफेस क्या हो रहा है? एट बीसी सरफेस क्या हो रहा है? मैं लिख सकता हूं ई इक्वल्स टू डेल्टा टू प्लस आर टू। ओ हाँ, तुम तो आई थी। ई इक्वल्स टू डेल्टा टू प्लस, ये लिख सकता हूं। अच्छा बताइए, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये होता है ना, अभी ये मेरा डेल्टा है, अभी ये मेरा डेल्टा है और ये डेल्टा वन है और ये डेल्टा टू है। देखो लोग, ये जो डेल्टा है ये डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू के इक्वल होगा ना, होगा ना? पापड़ी, तुम लोग एक साथ बैठते हो, खाली फुस 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 करते रहते हो। नहीं, एकदम बात नहीं करोगे, बिल्कुल चुपचाप। ए डेल्टा क्या लिखूंगा मैं? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ये बताइए यहां से डेल्टा वन का वैल्यू कितना आएगा? आई माइनस आर वन, और डेल्टा टू क्या होगा? ई माइनस आर टू। तो मैं डेल्टा को क्या लिख सकता हूं? आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। डेल्टा वुड बी आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। ये इक्वेशन वन। देखो इधर, आई और ई, आई और ई, ओ अनपढ़, ओ अनपढ़, आई, आई और ई प्रिज्म के बाहर का एंगल है ना, आर वन और आर टू प्रिज्म के अंदर का एंगल है ना। आप आर वन और आर टू मेजर कर पाएंगे? ये बात एब्सर्ड है। आई मेजर करने के लिए इस सरफेस में प्रोटेक्टर रख दूंगा, लाइट किस एंगल में आ रही है पता चल जाएगा, ई भी पता चल जाएगा। आर वन और आर टू मेजर नहीं कर सकते, डिविएशन में ये आर वन और आर टू को एक ऐसे फैक्टर से बदल देते जो फैक्टर नोन होगा या फिर इजी टू कैलकुलेट हो। आर वन और आर टू इज नॉट इजी टू कैलकुलेट, दिखने में अच्छा लग रहा है, डुएबल नहीं है। इसको एक नोन फैक्टर से, इसको एक नोन फैक्टर से बदल देते। एंड व्हाट इज दैट नोन फैक्टर? ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये जो इमर्जेंट सरफेस है, इसके बीच में एक एंगल होगा ए, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये हमारा क्या हो चुका है? बेस ऑफ प्रिज्म। आपको एक क्वाड्रिलेटरल, आपको इसमें क्वाड्रिलेटरल दिखना चाहिए, आपको इसमें क्वाड्रिलेटरल दिखना चाहिए, वो क्वाड्रिलेटरल ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब नाम देते हैं, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, इसका नाम आर, इस, चुप ना यार, चुप ना, इसका नाम आर है, और ये एस, ये बी,
और ये है बी डैश। बताइए कौन सा है क्वाड्रिलेटरल? एक ये जो एंगल है ना, देखो इधर, ये एंगल, ये जो एंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल में भी आता है, ट्रायंगल में भी आता है। क्यू बी डैश आर, क्यू बी डैश आर, ये क्वाड्रिलेटरल का भी हिस्सा है, और ये एंगल एक ट्रायंगल का भी हिस्सा है। क्यू बी डैश आर बिलोंग्स टू ए क्वाड्रिलेटरल, क्यू बी डैश आर ऑल्सो बिलोंग्स टू ए ट्रायंगल। लिख सकता हूं मैं, क्यू बी डैश आर बिलोंग्स टू ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वाड्रिलेटरल? क्यू बी आर बी डैश एंड ऑल्सो ट्रायंगल, एंड ऑल्सो ट्रायंगल क्यू आर बी डैश, है ना? अच्छा, क्यू बी डैश आर का वैल्यू क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा, और क्यू बी डैश आर का वैल्यू ट्रायंगल में कितना होगा? इन ट्रायंगल क्यू आर बी डैश, एंगल क्यू बी डैश आर, ये होगा 180 माइनस आर वन प्लस आर टू ना, है ना? श्रीजा आप सुन नहीं रही है, खाली क्लास में आके बैठ के इधर उधर घूम रही है, मतलब आपकी आंखें इधर उधर घूम रही है। ये बात समझिए क्या? ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आर वन प्लस आर टू प्लस ये एंगल 180 होता, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। समझिए बेटा? ए कौन गुस्से में? और क्वाड्रिलेटरल में एंगल कितना होगा? इन क्वाड्रिलेटरल क्यू बी आर बी डैश, एंगल क्यू बी डैश आर, ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस ए। बोला है या ना? ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये पूरा 360 है। अरे भाई ये नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है। ये 90, ये 90, 180, 360 में से 180 गया, बचा कितना? 180, और 180 में ये एज है, तो ये कितना है? 180 माइनस ए। चलेगा? चलेगा। इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन वन, और इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन टू। इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन ए, और इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन बी। कंपेयरिंग ए एंड बी, मैं क्या लिख सकता हूं? कंपेयरिंग ए एंड बी, मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। अरे भाई, अरे वाह, वाह वाह, ये दोनों इक्वल होगी भाई। क्या समझा गया? मतलब आर वन प्लस आर टू जो है ना भाई, वो एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल है भाई। तो मैं आर वन आर टू लिखना ही नहीं, अपने को आर वन आर टू से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है आई प्लस ई माइनस ए। ये अपना इक्वेशन टू है, समझे क्या? ए, एक क्वेश्चन का आंसर दो तो। अगर डिविएशन, अगर प्रिज्म से लाइट पास हो रही, डिविएशन होना निश्चित है ना? सुन नहीं इधर, अगर प्रिज्म से लाइट पास हो रही है, डिविएशन होगा ही होगा। अरे ओके, तुम भी यार सुनो, अगर प्रिज्म से लाइट पास हो रही है, डिविएशन होगा ही। तो तीन केस की बात कर सकते, एक कंडीशन और नो डिविएशन, एक ऐसा कंडीशन लेते हैं जिसमें डिविएशन ही ना हो, ये कंडीशन वन। एक ऐसा कंडीशन जिसमें डिविएशन मैक्सिमम हो, और एक ऐसा कंडीशन जिसमें डिविएशन मिनिमम हो। तीन केस है, उसमें सबसे इजी केस मैक्सिमम डिविएशन,
अगर आपको डिविएशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, आई प्लस ई माइनस ए। क्या है जो इसमें आपके हाथ में नहीं है, वो है ए और ई। ए एंगल ऑफ प्रिज्म, जो प्रिज्म आप खरीद के लेके आ रहे हैं वो एंगल फिक्स्ड हो गया। ई किस पर डिपेंड करेगा, आई कितना है, ई किस पर डिपेंड करेगा, आई कितना है। अब बताइए, अरे भाई आई वेरी करेगा तो आर वेरी करेंगे, आर वेरी करेगा तो ई वेरी करेगा। अब बताइए मैक्सिमम डिविएशन का केस अगर आपको चाहिए तो आपको इसमें से क्या वेरी कराना पड़ेगा, ई के लिए आप कुछ कर नहीं सकते, ए फिक्स्ड है तो क्या बदलना पड़ेगा, आई। आई का कौन सा वैल्यू लेने पर डिविएशन मैक्सिमम होगा, मैं चाहता हूं ये डेल्टा का वैल्यू बड़ा हो, तो मैं आई के वैल्यू को बढ़ा लूंगा ना। ये दोनों तो माइनस हो रही है, और आई को बढ़ा के मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, सबके सब अगर से पैदल। अरे ये लाइट मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम में क्या ले सकता हूँ, मैक्सिमम एंगल ऑफ डिवीजन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ले सकता हूँ, 90। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 है तो डिविएशन क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। ये सबसे इजी केस था। ये सबसे इजी केस था हमारे केस में, हमारे भाग्य में जो मिनिमम डिविएशन का केस है वो क्या सिलेबस, मैक्सिमम डिविएशन का केस सिलेबस में नहीं है। हमें पढ़ना है कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन। तीन केस है, एक मैक्सिमम डिविएशन, एक नो डिविएशन और एक मिनिमम डिविएशन। मैक्सिमम डिविएशन आप समझ गए, अगर आई 90 है तो डिविएशन मैक्सिमम होगा। हम पढ़ेंगे डिविएशन मिनिमम और फिर लास्ट में देखेंगे कि जब डिविएशन होगा ही नहीं। ये जो जादूगर जो काम करते, लिखिए कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन। नहीं, ए, वो भाई साहब बोल रहे कि आई को जीरो ले लेंगे, ये भाई साहब बोल रहे आई को जीरो ले लेंगे तो डिविएशन मिनिमम होगा। लिखिए लिखिए लिखिए, इतना इजी होता है तो। ओ, तो ए देखो कंडीशंस ऑफ मिनिमम डिविएशन। हाँ है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म आ रहे हम उस पे, देखो कंडीशंस ऑफ मिनिमम डिविएशन, कंडीशंस ऑफ मिनिमम डिविएशन। हमने बार बार लाइट को पास कराया, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराए, और हमने पाया कि मिनिमम डिविएशन कब हो रहा है, जब रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस के साथ पैरेलल है, जब रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस के साथ पैरेलल है, जब रिफ्रैक्टेड रे, अभी ये पैरेलल नहीं है, जब रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस के साथ पैरेलल है, हमने देखा कि डिविएशन एंगल मिनिमम है। मैं लिख रहा हूं, हाँ, जो प्रिज्म के अंदर है। हाँ, रिफ्रैक्टेड रे शुड बी पैरेलल टू द, ये पहला कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या होगा, ये इंप्लाइड है, इंप्लाइड समझते हो आप, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। देखो ये दोनों अगर पैरेलल है, ये दोनों अगर पैरेलल है, ये लाइट आई, हाँ जो बोल रहा हूं उसको सुनो, ए सुन इधर, ये लाइट आई, ये प्रिज्म ने उसको एक फैक्टर से बेंड किया ना, और फिर जब ये लाइट प्रिज्म से बाहर आएगी तो उसी फैक्टर से बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। एक फैक्टर से बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ है, और वो सेम फैक्टर से बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या है, एयर टू ग्लास, और ये क्या होगा, ग्लास टू एयर। तो इसी फैक्टर से ये बाहर आ जाएगी। ये देखो, जिस फैक्टर से ये मुड़ा है उसी फैक्टर से ये बाहर आ जाएगा ना। ये बात समझे क्या, नहीं समझ में आया। और ये सारे एंगल की प्रॉपर्टीज अगर हम मैच करते हैं तो हम देखेंगे
क्योंकि ये एंगल सारे इक्वल होते जा रहे हैं, वी विल सी, इसको मैं क्या बोलूंगा, इमर्जेंट एंगल, और इसको मैं क्या बोलूंगा, इंसिडेंट एंगल। हम देखेंगे कि आई और ई भी इक्वल, नहीं आई और इक्वल कहां था, मिनिमम डिविएशन में इक्वल होंगे। ये सब करने के बाद इसको हम एंगल से देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो आई और ई के इक्वल है। वैसे तो हम इसको कंडीशन लिखते हैं, लेकिन ये इंप्लाइड है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो आई और ई इक्वल होना पड़ेगा। उल्टा बोलूं तो जब आई और ई इक्वल होगा तभी ये इसके पैरेलल होगा। दो कंडीशन अगर आपसे पूछे गए मिनिमम डिविएशन कराने के, तो आप ये दोनों लिखेंगे। पहला आप लिख चुके हैं, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, इक्वल होना, पैरेलल होना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी, हाँ हाँ। अब तुम सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो, यहां प्रोटेक्टर रखना, यहां प्रोटेक्टर रखना, लाइट पास कराना, पूरे एनवायरमेंट में धुआं कर लेना। रेड लाइट, जब स्मोकी एटमॉस्फेयर होगा तो रेड लाइट आपको नजर आएगी, पास कराना, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लगेगा, और यहाँ आपको एंगल इमरजेंट रे भी दिखने लगेगी। फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कराएंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस प्रोटेक्टर में रिकॉर्ड करते जाएंगे। हम देखेंगे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल है तो हम मान लेंगे कि इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस के पैरेलल है। ये हमारा कंडीशंस ऑफ मिनिमम, कंडीशंस ऑफ मिनिमम डिविएशन। हम मिनिमम डिविएशन का केस करा सकते हैं अगर आई और ई को इक्वल करा दे, और ऐसे अवस्था में रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस के साथ पैरेलल हो जाए। और अगर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे के पैरेलल हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर इंसिडेंट एंगल इमरजेंट एंगल के इक्वल हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू ई, इसको मैं आई लिख सकता हूं। और ये अगर मैं लिख रहा हूं तो डेल्टा क्या हो चुका है, डेल्टा मिनिमम ना, ये जो डिविएशन था ये डिविएशन क्या हो चुका है, मिनिमम। तो मैं फॉर्मुला क्या लिख रहा हूं, डिविएशन मिनिमम इक्वल्स टू आई प्लस ई के बदले में क्या लिख रहा हूं, आई, ये हो जाएगा आई प्लस आई माइनस ए, टू आई माइनस ए, डिविएशन मिनिमम इज इक्वल्स टू टू आई माइनस, ये एक और फॉर्मुला बना, ये फॉर्मुला वन, ये फॉर्मुला टू, ये फॉर्मुला, ये डिविएशन है, ये डिविएशन है, मिनिमम डिविएशन, ये डिविएशन है, ये डिविएशन है, मिनिमम डिविएशन, ये डिविएशन है, ये भी डिविएशन है, ये मिनिमम डिविएशन, ये अलग, ये पर्टिकुलर केस में लगने वाला फॉर्मुला है, ये जनरल केस है, ये जनरल फॉर्मुला है। और ये एक पर्टिकुलर केस का फॉर्मूला लिखे। तू एक साल से सब गलत 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 किए जा रहा, मैं तुझे सहन कर रहा हूं। अगर मैं डेल्टा को, अगर मैं डेल्टा को डेल्टा मिनिमम लिख रहा हूं, अगर मैं डेल्टा को डेल्टा मिनिमम लिख, ऐसा कब संभव, जब आई ई के इक्वल है, जब आई के इक्वल है, मैं अगर आई के इक्वल लिखा, मतलब डेल्टा, डेल्टा मिनिमम हो चुका है, यहां मैंने लिखा डेल्टा मिनिमम, ए के बदले में लिखा आई, तो ये हो गया टू आई माइनस ए, समझे। पूरे लाइट चैप्टर का एक लौता इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स लिखो, डिपेंडेंस ऑफ, डिपेंडेंस, मिनिमम मैक्सिमम डिविएशन, वो सब केस हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जो टफ वाला है वही वाला है। अब लिखिए, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिविएशन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो आपको ये बताने के लिए डिविएशन का जो इक्वेशन हमने ड्राइव किया वो देखना चाहिए। डिविएशन का इक्वेशन क्या है, आई प्लस ई माइनस ए। अच्छा, आई वेरी कराने से डिविएशन वेरी करेगा, ई हमारे हाथ में नहीं है, और एंगल ऑफ प्रिज्म बदलने से भी एंगल ऑफ डिविएशन वेरी करेगा। तो बेसिकली दो फैक्टर,
डिविएशन को अफेक्ट करने वाले, डिविएशन अफेक्टिंग फैक्टर्स, डिविएशन अफेक्टिंग फैक्टर्स। नंबर वन क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा फैक्टर एंगल ऑफ प्रिज्म। हम पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके लिए हमें ग्राफ मिला। ये एंगल ऑफ डिविएशन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई मुझे बताएगा ये ग्राफ क्या बता रहा है? इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? ये ग्राफ हमें कुछ बताने की कोशिश करे, कोई बताएगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू यहां है। अच्छा मुझे बोलो इस पॉइंट का क्या मतलब? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कम है तब डिविएशन का वैल्यू ज्यादा है। फिर आप यहां आ जाइए, मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है तो एंगल ऑफ डिविएशन कम हो रहा है। मैं क्या लिखूंगा? विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसमें डिविएशन का वैल्यू कम होते होते मिनिमम हो गया। अब फिर जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया डिविएशन फिर बढ़ गया ना। तो रिलेशन क्या है? विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिविएशन डिक्रीजेस, reaches a minimum and then increases. With increase in angle of incidence, deviation decreases, reaches a minimum and then increases. लिखो, with increase in पूरे लाइट चैप्टर का क्लास 10 में इकलौता सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन। मैं टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं पूरे लाइफ में। ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है। विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस deviation decreases, reaches the minimum and then increases. इसी पे एक छोटा सा सवाल है, सॉल्व इट। फाइंड, ये एंगल ऑफ डिविएशन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। फाइंड, आई सॉल्व इट। व्हाट इज द मिनिमम what is the minimum angle of deviation and its corresponding angle of deviation and its corresponding angle of incidence? वन, ये ए। नंबर बी, फाइंड find the value of x if angle of prism is
62 डिग्री। हाँ, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे अगर आप ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ये तो देख के पता चल रहा है, ये तो बस आपका ध्यान खींचने के लिए था। मिनिमम एंगल ऑफ डिवीजन कितना है? मिनिमम एंगल ऑफ डिवीजन कितना है? 37 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है उसके लिए? 46 डिग्री। जो पेपर हम सॉल्व करेंगे, वर्कशीट जो मैं उसमें दूंगा, उसमें 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन में आप फंसेंगे। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ 46 डिग्री में, सिर्फ 46 डिग्री में डिविएशन मिनिमम। अगर मैं बोलूं 45 में, तो क्या वो डिविएशन का वैल्यू मिनिमम है? नहीं, वो 37 से ज्यादा होगा। 45 में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो डिविएशन का वैल्यू 37 नहीं, 37 से ज्यादा होगा। और अगर इंसिडेंस एंगल 47 है, तो भी डिविएशन 37 नहीं, 37 से ज्यादा होगा। मतलब सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसमें डिविएशन का वैल्यू मिनिमम होगा। उससे कम में भी डिविएशन ज्यादा होगा, उससे ज्यादा में भी डिविएशन ज्यादा होगा। नोट बना लीजिए, नोट। देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द डिविएशन इज मिनिमम। देयर इज ओनली, नोट, देयर इज there is only one angle of incidence for which deviation is for which deviation is there is only one angle of incidence for which deviation is minimum। एक ही एंगल है बस। नहीं समझ आया? जब तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे थे, तो डिविएशन कम हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था, फिर एक में मिनिमम हुआ, फिर बढ़ गया। यही एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां डिविएशन मिनिमम होगा, इसके आजू और बाजू डिविएशन ज्यादा होगा। 80 डिग्री नहीं, 56.5। देखता हूं। एक बात बताइए, डिविएशन 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 का फॉर्मूला क्या था? आई प्लस ई माइनस ए। ये बताइए, ये बताइए मुझे कि जो ई वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना? ये डिविएशन कितना है? अच्छा, सुनो इधर, मेरा लला सुन। होश, जब डिविएशन हुआ था, जब डिविएशन हुआ था, इस डिविएशन के लिए हमारे पास दो एंगल थे ना, एक आई और एक ई। और जो आई है उसको ई मान सकते हैं, और जो ई है उसको आई मान सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर डिविएशन के लिए हमारे पास दो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक इधर से देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इधर से देखो तो दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई और ई का वैल्यू सेम है कि अलग अलग है? एक पर्टिकुलर केस में दोनों सेम हो जाता है, एक पर्टिकुलर केस में दोनों सेम हो जाता है। एक पर्टिकुलर केस में दोनों सेम हो जाता है, हो जाता है। जो आई है उसको आप ई मान सकते हैं, और जो इसको आप क्या मान सकते हैं? आई मान सकते हैं। देखिए, इस एंगल ऑफ डिविएशन में कितने एंगल, मतलब हर एंगल ऑफ डिविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं। इधर से देखो तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इधर से देखो तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसीलिए ग्राफ ऐसा है। इस डिविएशन के लिए कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस है? एक 40 डिग्री मेरे बच्चों, एक 40 डिग्री, और एक एक्स। तो मैं यहां क्या लिखता हूं? डिविएशन कितना है? 51। ये कितना है? 40। ये एक्स मान लेता हूं, और ए कितना है? 62 डिग्री। तो एक्स हो जाएगा 51 प्लस 62 माइनस कितना आ रहा है? 0.5 बोले थे ना तुम? कितना आ रहा है आंसर?
62 में 11 ऐड कर दीजिए। क्या अनपढ़ो? व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रिज्म? व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रिज्म so that an angle of incidence so that an angle of incidence of 42 degree produces the minimum deviation of 52 degree. Produces a minimum deviation of 9 24 degree. Produces a minimum deviation of 24 degree. बोलो। डिविएशन कितना है? आई इक्वल्स टू आई। सेकेंड फैक्टर जिसमें डिविएशन डिपेंड करता है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। लिखो सेकेंड फैक्टर। हो गया मिटाऊ? डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। बताइए कैसे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ, अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाता हूं, तो डिविएशन एंगल कम होता जाएगा विथ इंक्रीज इन समझे? ए, प्लेन सरफेस का थ्योरी